Good morning, children. Good morning. Now screen is visible and very much visible. I think so. Am I right? Yes, sir. Hello. Very good morning. This is the 12th week, my favorite class of board going students. So many students are there who are really inspires with their attitudes. So today we are going to start the very important topic, that is the meaning of central bank. We know that we have a limited uh, syllabus in this portion of money, which comprise of 8 marks in the board examination, and this topic is very easy in terms of project making, in terms of viva, or in terms of answering the question. Direct questions come from this side, but recently the board has changed the pattern, and further in this pandemic, online tests are going to happen. If then board has further planned to uh, prepare a question, such questions which have a more analytical and logical. So, logical questions and analytical questions, reasoning based questions will be asked more. So, students, you have to go through this lesson very critically. Otherwise, you will have to face the while giving the answers. Okay. So let us start meaning of central bank. Okay. नाम ही है सेंट्रल बैंक. जैसे हम इसको मैसेज तुलना करते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम हमारा होता है बच्चों, और सोलर सिस्टम के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड वगैरह, मेट्रॉयड जो भी है, वो सब चक्कर लगाते रहते हैं. इसी तरह ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाना मतलब वो सारा जो जिस तरह से एक फोर्स होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं, बंधे होते हैं. सिमिलरली ऑल बैंक्स आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट जो 1935 में हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 और के तहत इसकी स्थापना की गई थी. तो सेंट्रल बैंक हमारा, सेंट्रल नाम ही सेंट्रल है ना, सेंट्रल. ठीक है. तो ये सारे बैंक का एक केंद्र बिंदु समझ लो, और सबसे ऊपर है, दैट इज नोन एज एपेक्स. सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर है, और उसका कोई अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं है. जैसे वो दादाजी की तरह हो गया. दादाजी को कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. ठीक है. वो सिर्फ सारे लोगों का भला देखना, परिवार का भला देखना ही उन लोगों का ऑब्जेक्टिव मोटिव होता है. उसी तरह सेंट्रल बैंक का जो है ना, इसका अपना कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है. ओनली थिंग इट वांट्स टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. ये सबके ऊपर कंट्रोल भी करता है, आंखें भी दिखाता है, प्यार भी दिखाता है. ठीक है. रिकमेंड, और सबको रेगुलेट करने का प्रयास भी करता है. लेकिन इसका अपना कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई वो इसलिए हुई कि हम सारे बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक से चला सकें, और बैंक से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मतलब कस्टमर्स जो है हमारे और आपके तरह के जो कस्टमर्स हैं, उनका भला हो सके, उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें समय पर मिलती रहे. जैसे लोन लेना देना, ये सब जैसे सारी चीज़ें हैं जो बैंक के फंक्शंस होते हैं, जो कि आपने देखा कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस. क्योंकि हम तो कॉमर्शियल बैंक से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आरबीआई से हमारा डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं. बैंक्स आर एसोसिएटेड विद आरबीआई एंड वी आर एसोसिएटेड विद द बैंक. हमारा जो रिलेशन बैंक के साथ है वही बैंक का रिलेशन आरबीआई के साथ. तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या लिखा गया? सेंट्रल बैंक इन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट, सब कुछ करता है. इंटायर बैंकिंग, जहाँ जिस मतलब साम दाम दंड भेद की नीति. जैसे देश को चलाने के लिए राजा के पास ये नीति बताई गई कि चाणक्य की नीति में बताया गया कि साम दाम दंड भेद सब कुछ होना चाहिए. जहाँ जरूरत हो पैसे की धमक, जहाँ जरूरत हो सेना की धमक, जहाँ जरूरत हो, मतलब जिस तरह की भी जरूरत हो उस तरह आचरण करना. तो बैंकिंग सिस्टम को भी चलाने के लिए जिस तरह की जरूरत है उस तरह का आचरण करना. तो ये पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो अच्छा दिखाई दे रहा है, उसको
अच्छा बनाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए जो बैंक है उसी को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो स्ट्रक्चर है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर, उसमें सबसे टॉप पर ये एपेक्स है। ठीक है। अ सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक, और हमारे यहाँ इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कहते हैं। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड कह दिया, फेडरल रिजर्व अमेरिका में कह दिया, जैसे बैंक जर्मनी में कह दिया। हर बैंक का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ इसको आरबीआई कहा जाता है, 1935 में जिसकी स्थापना होती है। सो और मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक इज एन monetary authority is an institution that manage the currency and monetary policy. Monetary policy, दो तरह की पॉलिसी की आप चर्चा करोगे। जब बजट पढ़ोगे तो वहां पर आपको फाइनेंशियल पॉलिसी कह लो, बजटरी पॉलिसी कह लो, और जब आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा होती है। दोनों का ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग बराबर ही होता है। ठीक है। लगभग बराबर का, बराबर ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना लगभग में क्यों पढ़ना है, बराबर ही है। ठीक है। और मतलब मनी सप्लाई पर वो भी कंट्रोल करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, लोगों को हेल्प ये भी करना चाहता है, लोगों को मॉनेटरी सपोर्ट, मतलब दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग मेजर्स हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर करता है तो वो फाइनेंशियल पॉलिसी कहलाता है, बजटरी पॉलिसी बन जाता है, और एक आरबीआई करता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। तो ये ध्यान से दिमाग में रखना है, क्योंकि वाइवा में बहुत बार पूछा जाएगा। तो सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी अथॉरिटी इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मैनेजेस द करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ स्टेट और formal monetary union and oversees their commercial banking system. In contrast to commercial bank, a central bank possesses monopoly on increasing the monetary base. ये इसके पास मोनोपोली है, मतलब इसका जो अधिकार है देश के मॉनेटरी बेस को, इससे बड़ी सप्लाई है, M1 M2 M3 M4 इन सबों की बात को सोचना करना, ये सब है ना, कितना करेंसी इशू करना, ये सारा काम मॉनेटरी बेस का काम जो है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक। एक जल्दी से हम एक लुक लेंगे इसके बारे में। हाँ, तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। इधर हमने बेस लिया हुआ है, तो बेसिस ऑफ कंपेरिजन, ऑन व्हाट बेसिस आई एम कंपेयरिंग, मीनिंग द बैंक which looks after the monetary system of the country is known as central bank. इसके बाद आप देख लेते हैं कॉमर्शियल बैंक में, देखिए द एस्टैब्लिशमेंट व्हिच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक, हमने पहले बताया हुआ है, इज नोन एज कॉमर्शियल बैंक। व्हाट इज इट? इट इज अ बैंकर टू द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये फंक्शन जब पढ़ोगे तो वहाँ इसको और भी देखना होगा। इट इज अ बैंकर टू द सिटीजन ऑफ द नेशन, गवर्निंग स्टेटमेंट क्या है, ये कैसे इसकी स्थापना हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो हमारा रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है 1949 में स्टेब्लिश हुआ था। इसको आप पढ़ोगे, लास्ट लेसन इंडियन इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे, यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से हम इसकी तुलना करते हैं। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, उसके तहत ऑनरशिप। आप इसी तरह से सेंस ऑफ एसोसिएशन से आपकी मेमोरी पावर ठीक रहेगी, आप जल्दी से चीजों को, बहुत सारी चीजों को आप याद रख सकते हो। ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप सेंट्रल बैंक की और पब्लिक है। ये कमर्शियल बैंक पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर के भी बैंक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। प्रॉफिट मोटिव, इसका प्रॉफिट मोटिव होता है, आरबीआई का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव ही होता है। मॉनेटरी अथॉरिटी, ये हमारा सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, और उसके बाद पास एनॉर्मस पावर्स हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, मॉनिटर करता है, सब कुछ करता है। कमर्शियल बैंक, नो सच अथॉरिटी इज गिवन। ओके, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर देने में सहायता मिलेगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव। अर्निंग प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। राइट टू प्रिंट एंड इशू करेंसी, यस यस यस, फॉर सेंट्रल बैंक, एंड नो 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 फॉर कमर्शियल बैंक। एंड डील्स विद द, तो किसी डील सकता है बैंक एंड द गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करता है? बैंक्स के साथ डील करता है और गवर्नमेंट के साथ करता है। और कमर्शियल बैंक हमारे तुम्हारे के साथ डील करता है, मतलब पब्लिक के साथ डील करता है। एंड हाउ मेनी बैंक्स आर देयर, कितने बैंक है? सेंट्रल बैंक केवल एक होता है। हाउ मेनी बैंक्स? ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। कौन बैंक? आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई। और कब स्थापना हुआ था? 1935, 1935, 1935। किस एक्ट के द्वारा? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। तो ये हो गया। और कमर्शियल बैंक मेनी, मेरी बात समझ में आई? फास्ट
बट फ्यूरियस, ओके, फास्ट एंड फ्यूरियस। समझ में आया बेटा? हेलो हेलो चिल्ड्रन, Yes, स्लीपिंग? sir. चलो, ये फास्ट था बेटा। ये है आपका इंपॉर्टेंट, नोट कर लो जल्दी से, पहले नोट करोगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ो, आयुषी पढ़ो बेटा, जल्दी करो। Currency authority, banker to the government, bankers, bank and supervisor, controller of money supply and credit, custodian of foreign exchange service ओके, reserves. हाँ वेरी गुड। स्नेहा रावत पढ़िए, स्नेहा रावत जल्दी से फास्ट पढ़ो बेटा। स्नेहा रावत, हंस भट्ट तैयार रहेंगे, तानिया आयुषी तैयार रहेंगी, जल्दी। स्नेहा रावत क्लास में है, Yes, sir. जल्दी पढ़ो, पढ़ो बेटा। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक याद करना है इसको, फास्ट याद करना है इसको, करेंसी सर बताना है या फिर इसे पढ़ना है? पढ़ना है। फर्स्ट करेंसी अथॉरिटी, सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, फोर्थ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, फिफ्थ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यस, तानिया पढ़ो बेटा। Currency authority, banker to the government, bankers, bank and supervisor, controller of money supply and credit, custodian of foreign exchange reserves. और सी, Currency authority, banker to the government, bankers, bank and सुपरवाइजर, supervisor, controller of money supply and credit. सर ये क्या है? दिख नहीं रहा। कस्टोडियन ऑफ, हाँ कस्टोडियन ऑफ Foreign exchange reserves. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओके। तो ये हमारा अंश भट्ट फास्ट, लास्ट Currency आंसर। authority, banker to the government, bankers, bank and supervisor, controller of money supply and credit, custodian of foreign exchange reserves. वेरी गुड। तो ये हमारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है, ये आपको याद रखना है बेटा। हर साल क्वेश्चन आना है, 1 मार्क क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। कैन यू फाइंड? तो करेंसी अथॉरिटी पहला, देखो भाई करेंसी अथॉरिटी में आपको क्या लिखना है? करेंसी अथॉरिटी में आपको लिखना है कि इसके पास सोल राइट है, किसके पास? किसके पास? आरबीआई के पास। एक आरबीआई, मैं धारक को अपना 10 रुपया देने का वचन देता हूँ। देखो मेरे पास एक सड़ा हुआ एक नोट है जिसको लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक, सब आप लोग अपने अपने नोट्स को देख लेना, उस पर लिखा हुआ है और भारतीय कई भाषाओं में लिखा हुआ है। वहाँ पुराना ही नोट है मेरे पास, मैं उस पर लिखा क्या है? आई प्रॉमिस टू पे बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज। इस पर देखो आरबीआई लिखा हुआ, इस पर कहीं एसबीआई नहीं लिखा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग, सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जिसके सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, है ना, और फॉरेन कंट्रीज में ये आरबीआई को रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है। तो ये करेंसी अथॉरिटी मतलब इस पर हमने किसी दूसरे बैंक का, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आईसीआईसीआई कोई दूसरा बैंक नहीं है, ये केवल भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी करेंसी अथॉरिटी है। सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स किसके पास है? इट इज ओनली विद द आरबीआई, ओनली आरबीआई कैन प्रिंट द करेंसी नोट्स, दूसरा कोई प्रिंट नहीं कर सकता। अब इसका क्यों नहीं कर सकता? क्यों आरबीआई करता है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, आरबीआई डज नॉट प्रिंट 1 रुपीज नोट्स एंड कॉइन्स। ध्यान रखना, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर नॉट प्रिंटेड बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के द्वारा ये इशू नहीं किया जाता है। आर्गेटिव फाइन याद रहेगा ना? Yes, इसको sir. कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Finance. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी गुड, शाबाश। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है इसको, आरबीआई। अच्छा देखो क्या होता है, बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूँ कि अगर मान लो केनरा बैंक इसको इशू करने लगे, ठीक है, एसबीआई इशू करने लगे, तो इसका परिणाम क्या होगा ना कि कोई बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे केनरा बैंक वाला नोट नहीं चाहिए, हमको एसबीआई वाला नोट नहीं चाहिए, हमको यूनियन बैंक वाला नोट नहीं चाहिए, हमको तो वही अपना पंजाब नेशनल बैंक, में तो पंजाब का हूँ, मैं तो सडेपुत्र पंजाब का पुत्र, मैं तो पंजाब का ही लूंगा। कोई यूपी वाला बोलेगा ना मुझे तो वही प्रयागराज वाला, मतलब इलाहाबाद बैंक वाला चाहिए नोट्स, है ना, हमारा इलाहाबाद, हम यूपी के रहने वाले हैं, है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मराठी हो, जय महाराष्ट्र, भाई। तो सब लोग अलग अलग जब बैंक जब नोट इशू करेंगे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, इकोनॉमी स्मूथ नहीं चल पाएगी। पहला तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो भाई, अरे भाई बोल तो लो। हेलो। Yes, sir. ये यस सर, ये बोलने में इतना टाइम लगता है? हाँ, जिस लगता है मैं से आपसे करेंसी मांग रहा हूँ, उतना टाइम लगा रहे हो। पैसा मांग जब देना होगा तो क्या करोगे? हाँ, थोड़ा सा यस कर, यस सर बोल दिया करो बेटा। ठीक है, तो जितना भी आपका करेंसी इशू होता है वो आरबीआई होता है, और ये इसकी मॉनेटरी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ऑब्लाइज्ड होता है कि वो इस करेंसी के अगेंस्ट में एसेट्स को बैक करता हो, मतलब इक्वल वैल्यू। इसका मतलब क्या, सेंटेंस का मतलब जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है कि इक्वल वैल्यू का अमाउंट वो रिटर्न करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, ये जब भी नोट इशू किए जाते हैं उसके मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा इसको इशू किया जाता है, उसके पीछे उतने अमाउंट का गोल्ड रखा जाता है। 200 crores of gold and other deposits are kept with the RBI, then ये सब इशू किए जाते हैं। आगे पॉइंट बोलो भाई। इसमें गोल्ड होता है, गोल्ड बिलियंस होता है, फॉरेन सिक्योरिटीज होता है, और डोमेस्टिक गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इतने सारी चीजें, मॉनेटरी बेस्ड मॉनेटरी सपोर्ट होता है, तब जाके ये इशू किया जाता है। तो ये सब बात समझ लेना कि हमारा जो, ऐसा नहीं कि भारत में गरीबी है और चलो ठक 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 करेंसी प्रिंट कर दिया और गरीबों में बांट दिया और गरीबी दूर। छोटा, मैं जब छोटा था तो ऐसे ही समझता था। बाद में बोला कि अरे इन्फ्लेशन नाम की कोई चिड़िया भी होती है। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, इसे करेंसी सबको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ना, तो करेंसी ज्यादा और सामान कम, मतलब समोसा दो और खाने वाले पूरा 12 डी 35। समोसा किसको देगा? हाँ, आयुष पचौरी बहुत बड़ा शॉपकीपर है, समोसे की दुकान है इसकी। ठीक है, तो समोसा किसको देगा? ये जो उसको ज्यादा पैसा देगा। मतलब समोसे की कीमत 5 से 15 25, मार्केट में जाते हो आम सेल करने वाले कम होते हैं और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, कीमत बड़ी रहती है। और आम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आम की कीमत घट जाएगी। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई काम करता है हर जगह। चलो ठीक है, तो हम आते हैं, ये आपने देखा, और ये हमारा करेंसी अथॉरिटी का है। पॉइंट 1630 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्ट रुपीज 1 नोट्स एंड कॉइन्स व्हिच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एडवांटेजेस क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये एडवांटेज, यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे हमने कहा ना कि एसबीआई का करेंसी और नोट्स और कैनरा बैंक का नोट्स, ये सब सारा मतलब गफलत नहीं होगा। इसको हिंदी में कहते हैं गफलत, एक वर्ड है। इसका मतलब कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ठीक है, सारे लोग एक साथ एक चीज का होगा, एक्सेप्ट करेंगे। जब उस पर लिखा होता है ना, आप अपने करेंसी नोट्स पर जाके देखना, उसमें हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, और इस पर आरबीआई के गवर्नर का सील होता है। अभी क्या होता है, फेथ आपका बन गया। ये छोटा सा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के। ठीक है, आपके नोट्स सामने वाला जो सब्जी वाला वो नहीं लेता है। आप जाते हो बैंक में और देते हो तो बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, कटा होता है, फटा होता है, ले लेता हूँ। ये क्या है? ये इसलिए है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। Yes, sir. अरे सर, Yes, sir. शर्माओ मत बेटा। ये दो तीन बच्चे हमारे पास ये नहीं होते तो बच्चे बच्चे बहुत शर्माते हैं। सर ओके शर्मा। हाँ बेटा सर बोल। इस पे भारत को देने का वचन नहीं देता, इसमें बोलता है धारक को देने का। मैं धारक हाँ, को देने का वचन देता हूँ करके। अरे भाई चल भाई, बोलने में तो समझ में आता है ना बेटा, समझ में आ गया ना? हाँ, हाँ सर। समझ में आ गया ना, बस उसी मतलब है। हाँ, हाँ, मैं धारक को पैसा देने का वचन देता हूँ। देने का वचन देता हूँ मतलब क्या है कि हम जो भी करेंसी है उसको हम आपको, आपका कॉन्फिडेंस बना दें। इसका मतलब सिंपल इतना है, गिव्स पावर टू सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक को पावर हो जाता है इसी से, क्योंकि जब मान लो कि कैनरा बैंक भी इशू करता अपना करेंसी,
मान लो कि एसबीआई भी इशू करता अपना करेंसी, ये सारे बैंक अपना करेंसी इशू करते, तो क्या स्थिति होती? क्या स्थिति होती कि जब आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता, जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन होती इकोनॉमी में, ध्यान से सुनना, इन्फ्लेशनरी कंडीशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है और आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को कम कर दें, क्योंकि जो फिक्स इनकम ग्रुप वाले, जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, जिनके पास फिक्स इनकम होती है ना उनको नुकसान होता है, उनके पास इनकम का स्रोत नहीं होता, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ने लगती है। तो अगर आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को कम करना है, लेकिन अब क्या है कि उसके पास केवल राइट नहीं है करेंसी इशू करने का, सब लोग सारे बैंक अपना अपना करेंसी इशू कर रहे हैं, तब वो क्या होगा, आरबीआई कहेगा कि मनी सप्लाई को कम करना है भाई, तो वो सारे बैंकों से क्या पड़े, भीख मांगना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया आप करेंसी मत तो इशू करो, अब इकोनॉमी की स्थिति खराब है। लेकिन जब सोल अथॉरिटी ओनली आरबीआई कैन इशू द करेंसी, तो क्या है, आरबीआई अपने हिसाब से करेंसी कम इशू करेगा अपना उसको कंट्रोल करने के लिए, डिफिसिट फाइनेंसिंग होगी उस समय करेंसी कम करेगा वहां पर, ठीक है, जिसको हम डिफिसिट फाइनेंसिंग की हम चर्चा बजट वाले लेसन में करेंगे। तो यहाँ पर इतना केवल समझना है कि आरबीआई के पास अगर नोट इशू करने का राइट है तो इससे क्या फायदा होता है आरबीआई को, इट गिव्स पावर टू सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, जिसको आरबीआई कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वही इशू करने वाला है, वो कम इशू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन, ठीक है, एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स, मतलब ये इसके अधिकार में, तो वो सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, डायरेक्ट भी करता है, जब बैंक को लोन देता है ना तो उसको भी उस समय भी डायरेक्ट करता है कि किधर देना है किधर नहीं देना है, ठीक है। तो इनेबल्स द गवर्नमेंट को इनेबिलिटी आ जाती है ये, क्योंकि आरबीआई इज जस्ट लाइक एजेंट, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है, वो गवर्नमेंट ही है समझ लो एक प्रकार से। तो इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स, तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि एक ही, अब ऐसे मान लो बहुत सारे बैंक होंगे तो बैंक गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत हो जाएगी कि सारे बैंक्स को अलग अलग डील करना पड़ेगा, कभी केनरा बैंक को बोल रहा है, जैसे अब सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर ने भारत के कानून मंत्री का ही वो अकाउंट स्टॉप कर दिया कुछ घंटे के लिए, ये बहुत बड़ी चीज होगी। अगर केवल एक ही मीडिया हाउस होता, एक ही सोशल मीडिया होता या गवर्नमेंट का कोई होता, जैसे ट्विटर है, जैसे कू ऐप जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो कू ऐप अगर ये केवल गवर्नमेंट, मतलब ये डोमेस्टिक है, सारे भारत के जितने भी डोमेस्टिक मीडिया हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को अवॉइड करते हैं, जबकि ट्विटर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है तो वहां की गाइडलाइंस को फॉलो करता है अलग अलग कंट्री में, इसलिए चाइना ने इसको एंट्री भी नहीं किया, ठीक है। तो अगर अलग अलग ब्रांचेज होंगे, अलग अलग कॉमर्शियल बैंक्स होंगे तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो केवल एक होने की वजह से आरबीआई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट को आसान है, इन प्लेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑल द थाउजेंड्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, ओके। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, लोगों का फेथ है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया कि यूनिफॉर्मिटी है कि सारा करेंसी एक तरीके का है, और ये फेथ है इसलिए कि केवल एक ही बैंक है और सारे लोग रिजर्व बैंक ऑफ का मोहर देखते हैं, सील देखते हैं। और अच्छा, जब हमारे पास पड़ोसी जब है जो कि फेक करेंसी को एंट्री देता है हमारे यहाँ, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी फेक करेंसी आती है, कभी नेपाल के माध्यम से आती है कभी, तो ये जो फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करना भी एक टफ वर्क हो जाता अगर अलग अलग बैंक इसको इशू करने वाले होते। केवल एक ही जब बैंक है तो ये आसान है ये काम करना, ठीक है। तो और इसकी वजह से क्या है कि पब्लिक का फेथ बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है करेंसी सिस्टम। लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है। करेंसी के वैल्यू को इंटरनली, ठीक है, और एक्सटर्नली
इंटरनली वैल्यू वो तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि हम एक्सटर्नली भी इसी तरह से डिपेंड करता है कि डॉलर के तुलना में हमारे करेंसी की वैल्यू कितनी है। तो डिमांड ऑफ डॉलर अगर ज़्यादा हो रहा है तो, और सप्लाई स्टैटिक है और डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा। इसको अगर आप देखना चाहें तो हम दिखाते हैं आपको, इसके पहले वाले स्लाइड पर हम जाते हैं, ये रहेगा और इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जैम बोर्ड के माध्यम से। ये है हमारा जैम बोर्ड, एक नया अगर आप बना लें इसको जल्दी से, तो ये बन गया नया वेट। और यहाँ हमने दिखाया, अगर हम वैल्यू की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको दिखा दूं वैल्यू। देखो ये हमारा ऐसे है, मान लो डिमांड ऑफ ये डॉलर है और ये सप्लाई ऑफ डॉलर। अगर डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ जाए तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या होगा, देखो ये बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़, ठीक है। इसी तरह घट जाएगा, अगर सप्लाई बढ़ा दें तो यहाँ डिमांड को स्टैटिक रखें और सप्लाई बढ़ा दें तो क्या होगा, ये घट जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू एक्सटर्नली हम डिटरमाइन करते हैं। डोमेस्टिकली वैल्यू कैसे होगा कि अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं, अगर वस्तुएं ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएं और करेंसी लिमिटेड है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डोमेस्टिकली, और इट हेल्प्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो करेंसी की वैल्यू को एक्सटर्नली और इंटरनली ये बढ़ना और घटना, ये सब आरबीआई के द्वारा होता है, क्योंकि एक ही हमारे पास इसमें है। आर्गेनिक पॉइंट, इसमें किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछें। आज हमने जो पढ़ा, आज हमने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की, हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, डेफिनेशन, ओके, ये पार्ट आपने पढ़ा। इसके बाद हमने जल्दी से पढ़ा सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्लियरिटी आई होगी थोड़ी, ठीक है। और इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में हमने पढ़ा, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसमें आज हमने चर्चा की करेंसी अथॉरिटी के बारे में। हमने बात की कि सोल अथॉरिटी है एक्सेप्ट ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स विच इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एडवांटेज क्या है, करेंसी अथॉरिटी होने का एडवांटेज क्या है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, इसी से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, यूनिफॉर्मिटी होती है, गिव्स पावर टू द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। थर्ड है, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के ऊपर कंट्रोल करना with respect to issue of notes, and it ensures public faith in the currency system, and finally it helps in stabilization of internal and external value of currency. These are the important points under sole authority. तो पहला हमारा currency authority का यहाँ ending होता है। Still anybody has doubt, please ask right now. बोलो बेटा, किसी को डाउट? Anybody has doubt? बोलिए। No, sir. No, sir. किसी को डाउट है? तो आई थिंक टाइम इज ओवर हो गया बेटा। Yes, sir. चलो, तो टाइम ओवर हो गया आपका। जो मैंने क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, मनी एंड बैंकिंग का मैंने क्वेश्चन आपको दिया है तो आप गूगल क्लासरूम में दे दिया, देख लेना। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आज पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है।